एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं फुल लेंथ पेपर के साथ आई हूँ। कल थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, लास्ट के 30 क्वेश्चंस जो है वो नहीं हो पाए थे, तो हमें वो वीडियो हटाना पड़ा था और उसके बाद दूसरा 70 क्वेश्चंस का ही वीडियो डालना पड़ा था। तो अब मैं आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। देखिए, ये आज तक जूनियर का पेपर कभी हुआ नहीं है। ये एक अनुमान है जिससे जो उन्होंने दे रखा है उस हिसाब से मैंने बनाया। इसमें मैंने सारी चीज़ जोड़ी है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस भी इसमें मैंने जोड़े हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ पेडागोजी के क्वेश्चंस भी हैं और इसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर सारी चीज़ मैंने जोड़ी है। मुझे नहीं पता पेपर कैसा आएगा, मगर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। और अभी तक में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं सभी में आप लोगों को हेल्प मिली। और ये बात मुझे ऐसे पता चलती है कि जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो लोग जब मुझसे मिलते हैं तो मुझे हमेशा ये कहते हैं कि आपके सीरीज़ से हमें बहुत फ़ायदा हुआ। तो उम्मीद करती हूँ कि इस बार भी भगवान अपनी कृपा बनाए रखे और जो भी आप लोगों को पेपर करवाए जा रहे हैं क्वेश्चंस उसी में से मिलते जुलते आ जाए। इसी अच्छी सी एक बात के साथ अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। थोड़ी आवाज़ मेरी ख़राब हो रही है तो इसलिए मैंने अपने मेकअप पे ज़्यादा ध्यान दे दिया है, ठीक है। तो ये जो है, अब ये देखिए, कंप्लीट मॉक टेस्ट इफ जूनियर इंग्लिश जूनियर का जो पेपर है, जूनियर एडेड स्कूल का, डे 2, डॉक्टर स्वाति शर्मा, सीरीज 14 और यूपीएलटी ग्रेड की वैकेंसी जो आप लोगों को पता है कि नेक्स्ट मंथ आने वाली है, उसके लिए हमारा बैच चल रहा है। और अगर आप उसमें डेमो लेना चाहते हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये पेड क्लासेस हैं जो ऐप पर चलती है, तो ये नंबर है जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और नया बैच स्टार्ट हुआ है, DSSB पीजीटी, KVS पीजीटी, हरियाणा पीजीटी के लिए, जिसमें लिटरेचर और ग्रामर दोनों जो है वो है। ये बैच भी आज से शुरू हुआ है। इसके साथ ही अभी जो राजस्थान की फर्स्ट ग्रेड की RPSC से वैकेंसीज आने वाली हैं उसका बैच भी स्टार्ट होगा। तो चलिए अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, द इनहेबिटेंट्स ऑफ इंग्लिश। ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस, इसमें आंसर साथ के साथ दिए हैं। The inhabitants of England spoke which language before the arrival of Anglo-Saxons and Jutes? जो इंग्लैंड के स्थानीय निवासी थे, ब्रिटेन के, the inhabitants of Britain who used to live in Britain before the arrival of the barbaric tribes, Anglo-Saxons and Jutes, which language did they speak? The inhabitants or the Celts, वो कौन सी भाषा बोला करते थे? तो they used to speak Celtic language. Celtic is स्थानीय लैंग्वेज जो है वो बोला करते थे। They used to speak Celtic language. Now the next question is, these invaders, Angles, Saxons and Jews, pushed the Celtic speakers to what is now called, इन्होंने ये जो invaders थे, इन्होंने Celtic speakers को कहाँ पुश कर दिया था? वेल्स, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। इन्होंने इन्हें पुश कर दिया था, वेल्स में, स्कॉटलैंड में और आयरलैंड में पुश कर दिया था। ओल्ड इंग्लिश कैन बी सब डिवाइडेड इनटू प्री हिस्टोरिक पीरियड, अर्ली ओल्ड पीरियड एंड तीसरा है लेट ओल्ड पीरियड। एंग्लो सेक्सन्स कॉल्ड इंग्लिश बाय द नेम ऑफ, एंग्लो सेक्सन्स इंग्लिश को कहा करते थे इंग्लिस्क। ये कहा करते थे, इसे इंग्लिस्क कहा करते थे, ना कि इंग्लिश कहा करते थे। प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लास्टेड फ्रॉम 5th सेंचुरी से 7th सेंचुरी AD तक। अर्ली ओल्ड इंग्लिश पीरियड लास्टेड फ्रॉम 7th to 10th एंड लेट लास्टेड फ्रॉम 10th to 11th। तो उसके बाद आ गई थी मिडिल इंग्लिश। इन विच पीरियड डिड इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट evolving with particular attention to syntax, that is early middle English। मिडिल इंग्लिश में जो है वो स्टार्टिंग हो गई थी
14वीं सेंचुरी के दौरान एक डिफरेंट डायलेक्ट उभर कर आया था और उस डायलेक्ट का नाम था ईस्ट मिडलैंड, जिसमें चौसर ने भी लिखा है। इन विच इंग्लिश पीरियड डिड द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट डेवलप? लेट मिडिल इंग्लिश। लेट मिडिल इंग्लिश पीरियड में ये डायलेक्ट उभर कर आया है। विलियम द कॉन्करर ने इंग्लैंड को, विलियम द कॉन्करर जो कि बिलोंग करता था नॉर्मेंडी को, और उन्होंने जो है ये 1606 लिखा हुआ है, दैट इज 1066। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स कहलाता है ये, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, जिसमें विलियम द कॉन्करर जो कि नॉर्मेंडी के ड्यूक थे, उन्होंने इंग्लैंड के ऊपर अपना आधिपत्य जमाया था और इंग्लैंड में एक फ्रेंच स्पीकिंग क्लास जो है वो आ गई थी। तो ये याद रखिएगा 1066 है। विलियम द कॉन्करर बिलोंग टू फ्रांस, फ्रांस के नॉर्मेंडी से आए थे। विलियम द कॉन्करर एंड हिज सपोर्टर्स यूज्ड टू स्पीक, जिस समय विलियम द कॉन्करर आए थे यानी कि 11th सेंचुरी में, तो उस समय उनके जो सपोर्टर्स थे वो बोला करते थे, उसमें 3 भाषाएं थी, फ्रेंच, लैटिन जो कि ये बोला करते थे, जो पोप वगैरह होते थे वो लैटिन बोला करते थे, और जो लोअर क्लास लोग थे दे यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। डैश इस फ्रेंच स्पीकिंग क्लास के जाने के बाद दोबारा से कौन सी भाषा बहुत ही पावरफुल हो गई? दैट इज मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश इंग्लैंड में बहुत पावरफुल हो गई। व्हेन डिड मिडिल इंग्लिश अगेन बिकम डोमिनेंट? 14th सेंचुरी में मिडिल इंग्लिश काफी डोमिनेंट हो गई। अर्ली मॉडर्न इंग्लिश इज डेटेड फ्रॉम 1500 से 1800 तक का पीरियड अर्ली मॉडर्न पीरियड माना जाता है। द ग्रेट वॉल शिफ्ट, ये नीचे इसमें आ जाएगा, द ग्रेट वॉल शिफ्ट जो है वो कब आया था? अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में, यानी कि 1500 से 1800। वेयर वाज द ग्रेट वॉल शिफ्ट स्टार्टेड? सदर्न इंग्लैंड में। ओटो जेस्पर्सन ने जो है जिसका कॉन्सेप्ट दिया था। द ग्रेट वॉल शिफ्ट फोकस्ड ऑन, वॉल्स को छोटा करके बोलना, प्रोनाउंसिंग द वॉल्स शॉर्टर। व्हाट वाज द ग्रेट वॉल शिफ्ट? द ग्रेट वॉल शिफ्ट वाज अ सीरीज ऑफ चेंजेस, प्रोनाउंसिएशन में चेंजेस को कहा जाता है वॉल शिफ्ट। अब आप ये देखिए, ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के थे, अब ये पेडागोजी के क्वेश्चंस है, लैंग्वेज के क्वेश्चंस है। विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट लर्निंग ऑफ अ सेकेंड लैंग्वेज? इनमें से कौन सी चीज सच है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में? तो इंग्लिश, अगर आप सेकेंड लैंग्वेज सीख रहे हैं या कोई सी भी सेकेंड भाषा सीख रहे हैं, तो इट्स अ कॉन्शियस प्रोसेस, आपको बहुत ध्यान से सीखना होता है और एक फॉर्मल ट्रेनिंग इसके लिए आवश्यक होती है। तो आंसर इज डी। इन प्रेजेंट एरा इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज फेसिंग, आज के युग में इंग्लिश क्या क्या फेस कर रही है? ओवर एम्फेसिस ऑन ग्रामर, लैक ऑफ नॉलेज, लेबोरेटरी, टीचिंग थ्रू ट्रांसलेशन, ऑल द अबव, ये सारी चीजें फेस कर रही है। भाषा में बोलने से ज्यादा ग्रामर पर ध्यान दिया जाता है। नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी होना चाहिए, ये लैंग्वेज लेबोरेटरी जो है वो नहीं है, और भाषा को ट्रांसलेशन के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, जैसे मैं भी पढ़ा रही हूँ। तो इससे इंग्लिश की हत्या हो जाती है। इंग्लिश हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ठीक है, तो ये हो जाता है इसके साथ। तो इसके बाद आता है लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म्स ऑफ ह्यूमर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये किसने कहा है कि लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर? दिस इज सेड बाय ग्लीसन, ग्लीसन के द्वारा ये कहा गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रीरेक्विजिट टू लर्न इंग्लिश। सांस फूल रही है थोड़ी सी मुझे मेरी। इट्स अ प्रीरेक्विजिट टू लर्निंग इंग्लिश। अगर इंग्लिश या कोई सी भी भाषा सीखनी है विच इज नॉट आवर लैंग्वेज, so certainly motivation is necessary. Motivation means when you have a goal, when you are motivated towards something, then only you tend to learn a new language. Otherwise you won't take pains to learn new language. Why will you?
क्यों सीखेंगे कोई लैंग्वेज? आप कोई भी काम तब करते हैं जब आपको उससे लगता है कि यस इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस, कुछ बेनिफिशियल होगा, तभी आप दूसरी भाषा को सीखते हैं। कुछ के लिए मोटिवेशन ये होता है कि जब हमें इंग्लिश बोलनी आ जाएगी पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग अस। और इंग्लिश आप जानते ही हैं, हमारे देश की ये आयरनी है कि द पीपल हु स्पीक इंग्लिश दे आर टर्म्ड लिटरेट, कल्चर्ड, और जो इंग्लिश नहीं बोलते हैं ऐसा उनको माना जाता है कि दे डू नॉट बिलोंग टू एनीवेयर, कि वो कहीं खड़े ही नहीं होते हैं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का ये। भाषा दोनों ही आनी चाहिए, ये दोनों भाषाएं बराबर हैं। तो मोटिवेशन, अनलेस देयर इज मोटिवेशन यू वोंट बी एबल टू लर्न एनीथिंग। तो इसीलिए प्री रिक्विजिट है मोटिवेशन। अब देखिए जो मैं अभी बोल रही थी वो सेम चीज 25th क्वेश्चन है। इंग्लिश इन इंडिया एज अ लैंग्वेज यूज। इंग्लिश इंडिया में एक लैंग्वेज है जो यूज होती है वाइडर कम्युनिकेशन, प्रेस्टीज सिंबल, एक्सेसिंग टू क्वालिटी लिटरेचर, ऑल ऑफ दी, सब चीज के लिए। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप जाते हैं तो हिंदी की जगह इंग्लिश ज़्यादा चलती है, क्योंकि हिंदी भाषी बेल्ट को अगर छोड़ दें तो बाकी जगह उनकी स्थानीय भाषा चलती है। फॉर प्रेस्टीज सिंबल ऑब्वियसली पीपल, जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उन्हें पढ़ा लिखा कल्चर्ड माना जाता है एज कम्पेयर टू दोज हु डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। फॉर एक्सेसिंग टू क्वालिटी लिटरेचर, अगर आपको वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ना है तो दैट इज अवेलेबल इन इंग्लिश। तो इसीलिए ऑल ऑफ दीज सारी चीज़ें जो है वो आवश्यक है, ऑल ऑफ दीज विच इज नो लॉन्गर अ पोजिशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। इंग्लिश की भारत में अब क्या जगह नहीं है। भारत में इंग्लिश अब फॉरेन लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश इज नो मोर अ फॉरेन लैंग्वेज। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज when did the first debate take place regarding the teaching of English in Indian school? पहली डिबेट हुई थी 1835 में। If a student of language is cramming his her answers, she would not be able to. अगर कोई स्टूडेंट अपने आंसर्स को रट कर लिख रहा है तो वो एबल नहीं होगा किस चीज के? वो ही विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट क्वेश्चन आंसर्स, बिल्कुल कर सकते हैं। अटेम्प्ट वोकैबुलरी बेस्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? क्रिएटिव राइटिंग। अगर आप कोई रट कर लिख रहा है और आप उसको कोई एक पैराग्राफ लिखने को दे दें तो वो नहीं लिख सकता अनलेस उसकी भाषा पर कमांड नहीं है। तो इसका आंसर है डी। Now the next question is, which one of the following is not the objective defined by NCF 2005 for teaching English at upper primary level? NCF के हिसाब से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो ये है डी, टू प्रमोट लर्नर्स conceptualization of printed text। एंड नाउ ये जो लैंग्वेज के क्वेश्चन है वो यहाँ तक ही है। एट द इनिशियल स्टेज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग डैश मे बी वन ऑफ द लैंग्वेजेस फॉर लर्निंग एक्टिविटीज दैट क्रिएट द चाइल्ड्स अवेयरनेस टू द वर्ल्ड। कि जब शुरुआत होती है तो कौन सी भाषा जो है वो बच्चे को वर्ल्ड से अवेयर करा सकती है? तो दैट इज इंग्लिश, बिकॉज इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश जो है वो कर सकती है। नाउ यहाँ तक ये हो गया आपके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और पेडागोजी के क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिटरेचर के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, सेक्शन वाइज बांटा हुआ है। आइडेंटिफाई द राइटर। बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए ये पेपर बनाया है। ये मत सोचेगा कि कहीं से कोई ऐसी कॉपी पेस्ट कर दिया है। आपको भी पता है कि ये पेपर्स ना कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। तो बहुत सारी किताबों में से मटेरियल लेकर टाइप करा है, कहीं जगह नेट पर से ढूंढा है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और उसके क्वेश्चंस, तब जाके आप लोगों के लिए पेपर बनाया है। तबीयत मेरी ठीक नहीं है, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, सांस चढ़ रही है एक्चुअली बार बार। तो मेरी मेहनत का ध्यान देखते हुए जो है बस इतना आप लोगों से चाहूँगी कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छे से कीजिएगा और पढ़िएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हल्के में मत लीजिएगा किसी भी चीज़ को। जब क्वेश्चन सॉल्व करें ना तो पढ़कर करिएगा, वहाँ से आकर ये ना लगे कि अरे ये हम कर सकते थे मगर अपनी बेवकूफ़ी की वजह से करके नहीं है। तो भाई आप लोगों के लिए जो ये मेहनत करी जा रही है ना, ये इसलिए की जा रही है, आप खुद जानते हैं कि अगर 2,500-3 हज़ार इस पे या 4-5 हज़ार भी व्यूज़ होते हैं तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो इस चैनल को नहीं हो रहा है, लेकिन उससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो जो भी लोग देख रहे हैं ध्यान से देखिए, इस चीज़ को समझिए, हमारी मेहनत को ज़रूर समझिएगा। और अगर अप्रिशिएट करना चाहें तो आपकी विश है, आप अप्रिशिएट भी कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए आइडेंटिफाई द राइटर हु हैज रिटन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, कि उस राइटर के बारे में बताइए जिसने वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड लिखा है, तो दैट इज E.M. फॉस्टर। ये जो नॉवल है ये E.M. फॉस्टर के द्वारा लिखी गई है, वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। देखिए मिले जुले क्वेश्चंस हैं। आइडेंटिफाई द राइटर हु इज एसोसिएटेड विद द नॉवल 1984। ये एक डिस्टॉपिक नॉवल है, 1984 लिखी है जॉर्ज ऑरवेल ने। दिस नॉवल इज रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल। Now the next question is, which poem by Chaucer was written on the death of Blanche, wife of John of Gaunt? चौसर ने जो पोएम लिखी थी ब्लांचे की मृत्यु पर, जो जॉन ऑफ गॉन्ट की वाइफ थी, जो कि चौसर के ब्रदर इन लॉ भी थे, वो बुक है द बुक ऑफ, वो उस पोएम का नाम है द बुक ऑफ डचेस। बुक ऑफ डचेस जो है वो उन्होंने लिखी है, तो इसका आंसर है ए। थोड़ा धीरे ही बोल लेती हूँ, तो जोर से बोला नहीं जा रहा। आइडेंटिफाई द राइटर रिमार्क्स अबाउट ड्राइडन दैट ही फाउंड इट ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल। ड्राइडन के बारे में किसने कहा है कि उन्होंने भाषा में इतना परिवर्तन लाया कि वो पत्थर की तरह खुरदुरी थी और मार्बल की तरह चिकना बना दिया? ये और कोई नहीं, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ड्राइडन के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने यही कहा है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। Now next question is, identify the group for which is closely related to art for art's sake। art for art's sake विक्टोरियन एज में जो art for art's sake का ग्रुप था, ब्लूम्सबरी नहीं, वर्जीनिया वुल्फ इसको बिलोंग करती थी। सिम्बलिस्ट, ऑक्सफोर्ड ये भी नहीं है, और ये थे एस्थेट्स, एस्थेटिक मूवमेंट से जो रिलेटेड थे, ये art for art's sake। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग, द पेन इज माइटियर देन द सोर्ड। जब हम नेम चेंज कर देते हैं तो राइटर की जगह पेन और सोल्जर की जगह सोर्ड, तो उस फिगर ऑफ स्पीच को कहा जाता है मेटोनमी। तो द फिगर ऑफ स्पीच इज मेटोनमी। Now the next question is, identify the poet who is associated with I Hear America Singing। किसने आई हियर अमेरिका सिंगिंग लिखा है? ये अमेरिका के नेशनल पोएट वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है, जिन्हें अमेरिका का नेशनल पोएट कहा जाता है, अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव पोएट कहा जाता है। ये जो वर्क है आई हियर अमेरिका सिंगिंग, ये लिया गया है लीव्स ऑफ ग्रास से, और जिसे बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है। तो ये वॉल्ट विटमैन का वर्क है आई हियर अमेरिका सिंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द राइटर हु इज एसोसिएटेड विद पैसेज टू इंडिया। कौन सा राइटर जो है वो पैसेज टू इंडिया से एसोसिएटेड है? तो वो राइटर है वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन, पैसेज टू इंडिया जो पोएम है वो वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है। आइडेंटिफाई द पोएट हु इज एसोसिएटेड विद द पोएम मेमोरेबिलिया। मेमोरेबिलिया पोएम लिखी है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। दिस पोएम वाज रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। Now the next question is, मेमोरेबलिया मैंने आपको बता दिया था रॉबर्ट ब्राउनिंग की है। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द पोएट हु इज एसोसिएटेड विद द पोएम पोर्फायरियाज लवर। ये जो पोएम है ये भी रॉबर्ट ब्राउनिंग की है। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो कि बिलोंग करते थे विक्टोरियन एरा को, और उन्होंने जो है ही वॉज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक पोएट, वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पोएट थे। तो ये पोएम जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग की है। Now the next question is, identify the poet who is associated with the poem Home Burial। होम बरियल पोएम ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि एक नेचर पोएट थे, और जिन्होंने जो वो भी अमेरिकन पोएट थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनकी बड़ी प्यारी सी नेचर पोएम्स हुआ करती थी, और ये जो होम बरियल पोएम है ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। Now the next question is, who has written the poem The Defense of Lucknow? Defense of Lucknow पोएम लिखी गई है टेनिसन के द्वारा। विक्टोरियन पोएट टेनिसन के द्वारा लिखी गई है The Defense of Lucknow। Identify the poem which contains the following stanza: Twilight and evening bell, and after that the dark, and may there be no sadness of farewell when I embark। ये लाइन्स हैं
उनकी टेनिसन की जो स्वान सॉन्ग है क्रॉसिंग द बार, उसकी लाइन्स हैं ये कि व्हेन ट्वाइलाइट एंड इवनिंग बेल एंड आफ्टर दैट द डार्क, कि गोधूली वेला हो चुकी है, आफ्टर दैट द डार्क, डार्क मीन्स मौत का अंधेरा, एंड मे देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल, और कोई फेयरवेल नहीं है जाने का, व्हेन आई एम्बार्क, कि जब मैं अपनी दूसरी यात्रा पे जाऊं तो देयर शुड बी नो सैडनेस एट ऑल। द डिफेंस ऑफ लखनऊ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डिफेंस ऑफ लखनऊ आखिरकार किस चीज का एग्जाम्पल है? तो डिफेंस ऑफ लखनऊ इज एन एग्जाम्पल ऑफ हीरोइक बैलेट, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ हीरोइक बैलेट। क्वीन मैप, क्वीन मैप जो कि शैले की पोयम है, क्वीन मैप एक कच्ची पक्की सी रचना है शैले की, और इसे जो है लिखा है 9 कैंटोज में, इट इज रिटन इन 9 कैंटोज। कमला दास was shortlisted for the Nobel Prize in Literature। कमला दास जो कि सिल्विया प्लाथ से कंपेयर की जाती हैं, कन्फेशनल पोएट हैं, उनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था 1984 में। शी वॉज शॉर्टलिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1984। Who is the writer of Saturn in Search of a Wife? Saturn in Search of a Wife किसने लिखा है? तो Saturn in Search of a Wife is written by Charles Lamb। चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है Saturn in Search of a Wife। A poet once referred to an old man as a tattered coat upon stick। This is an example of a tatter। ये जो लाइन्स हैं ये W.B. Yeats की पोएम की हैं, और ये जो इसमें उन्होंने ओल्ड मैन को कंपेयर करा कि ऐसा लग रहा है जैसे कि एक फटा पुराना सा कोट एक स्टिक पे लटका हुआ है। तो ओल्ड मैन को कंपेयर किया गया है फटे पुराने कोट से जो स्टिक पे लटका हुआ है, यानी कि स्केलेटन को स्टिक से किया गया। तो दैट इज मेटाफर। सरकाज़्म तो नहीं है, मेटाफर है। The famous play एलिजी रग्बी चैपल इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ। रग्बी चैपल जो कि लिखी गई है मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा, और ये उन्होंने अपने फादर थॉमस आर्नल्ड के जो कि हेडमास्टर थे वहाँ के, उनकी मृत्यु के उपरांत लिखी है। तो ये लिखी गई है थॉमस आर्नल्ड के द्वारा, ये एक पर्सनल एलिजी है। Who called Milton God gifted organ voice of England? किसने मिल्टन को God gifted organ voice of England कहा है? ये कहा है टेनिसन ने। Now the next question is an eclogue is, eclogue क्या होता है? eclogue जो होता है पेस्टोरल पोएम, यानी कि छोटी छोटी सी कहना चाहिए जो गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित कविताएं होती हैं उन्हें eclogues कहते हैं। तो दैट्स सी अ पेस्टोरल पोएम। The wasteland begins with the reference of dash month। wasteland कौन से मंथ की से बिगिन होता है? तो wasteland begins with the month of April। अप्रैल के मंथ से स्टार्ट होता है। April is the cruelest month, breeding lilacs out of dead, mixing memory and desire। तो ये जो है वो शुरू होता है अप्रैल से। Identify the writer who has described novel comic epic in prose। comic epic in prose कौन से राइटर ने कहा है? तो वो कहा है द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल हेनरी फील्डिंग के द्वारा। हेनरी फील्डिंग के द्वारा कहा गया है। द टर्म इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म इज कॉइन्ड बाय। इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म एक बुक का नाम भी है, और इसे कॉइन करा है किसने? एल्फ्रेड डब्ल्यू क्रॉसबी। एल्फ्रेड डब्ल्यू क्रॉसबी के द्वारा ये बुक जो है वो लिखी गई है। आइडेंटिफाई द राइटर who is associated with the advancement of learning। advancement of learning से जो राइटर एसोसिएटेड हैं वो कौन है? और कोई नहीं, फ्रांसिस बेकन, जिन्होंने नोवम ऑर्गेनम भी लिखी है, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। Who is the author of A Room of One's Own? जो ऑथर है रूम ऑफ वंस ओन की वो है वर्जीनिया वुल्फ। A Room of One's Own is a feministic piece of writing, और इसमें जो है इसी में A Room of One's Own में उन्होंने जो है जो शेक्सपियर की सिस्टर की प्लाइट को भी जो है इमेजिन किया है। तो ये है A Room of One's Own, ये लिखी गई है वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा। It is written by Virginia Woolf। Who has written Confessions of an Opium Eater? Confessions of an Opium Eater 18th century रोमांटिक एज के राइटर टॉमस जी क्विंसी के द्वारा लिखा गया है। ये उनका वन ऑफ द बेस्ट एसेज में से एक माना जाता है।
Who has written Shakespeare as a dramatic artist? Shakespeare as a dramatic artist नाम की बुक किसने लिखी है? रिचर्ड ग्रीन मोल्टन के द्वारा लिखी गई है Shakespeare as a dramatic artist. Who has written Women Beware Women? Women Beware Women, Elizabethan writer Thomas Middleton. मिडल्टन के द्वारा लिखी गई है. Who has written The Temple? The Temple किसने लिखी है? Who has written The Temple? The Temple is written by George Herbert. ये George Herbert के द्वारा लिखा गया है. And now the next question is identify who is associated with curtail sonnet. Curtail sonnet का मतलब होता है कटा हुआ sonnet, यानी कि 11 लाइंस या 10.5 लाइंस का जो sonnet होता है उसे curtail sonnet कहते हैं. और ये इससे है G.M. Hopkins. Sprung rhythm, G.M. Hopkins जो है curtail sonnet से associated है. मैन एंड सुपरमैन इज अ प्ले रिटन बाय. मैन एंड सुपरमैन जो प्ले है वो लिखा गया है जिन्हें कहा जाता है कि द प्रोपाउंडर ऑफ द ड्रामा ऑफ आइडियाज जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिन्हें नोबल भी मिला है और जिनको ऑस्कर भी मिला है सेंट जॉन के लिए और पिग्मेलियन के लिए. तो मैन एंड सुपरमैन जो है वो लिखा गया है कहाँ गए? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा. हु इज एसोसिएटेड विद द नॉवल अ रूम विद अ व्यू? अ रूम विद अ व्यू किसने लिखा है? तो ये रूम ऑफ वंस ओन लिखा है वर्जीनिया वुल्फ ने. अ रूम विद अ व्यू लिखा है E.M. फॉस्टर के द्वारा. एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज E.M. Foster's Passage to India appeared in. E.M. Foster का Passage to India appeared in 1924. ठीक है जी. Now the next question is act in a play refers to the division of. Act जो है वो एक प्ले में refers to the division of कि act जो है एक प्ले में रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ एक्शन. एक्शन के डिवीजन को कहा जाता है एक्ट का. जो है भाई देखो, एक लंबी पोएम को जब डिवाइड करते हैं तो कैंटोज में करते हैं और ड्रामा को जब डिवाइड करते हैं तो एक्ट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है जी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. ये आपका ग्रामर का पोर्शन शुरू हो गया है. Choose the one which can be substituted for the given words and sentence. Give and receive mutually. लेना और देना. पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है? That is known as reciprocate. Reciprocate का मतलब होता है give and take relationship. A pedantic teacher, एक बहुत ही विद्वान, एक पांडित्य प्रदर्शन करने वाले टीचर को क्या कहा जाता है? एक पांडित्य प्रदर्शन करने वाले टीचर को कहा जाता है पेडागॉग. पेडागॉग कहा जाता है. देखिए, पीडियाट्रिशियन द वन हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, पेडागॉग द टीचर और अ पेडेंटिक टीचर, पेडेस्ट्रियन राह चलने वाला, अ फीडोफाइल वन हु मोलेस्ट चिल्ड्रन, वन हु बिलीव्स दैट पीपल आर नॉट सिंसियर, एक ऐसा व्यक्ति जिसे हमेशा ये लगता है ये चीज सही नहीं है, ये ऐसे होना चाहिए. उन्हें क्या कहते हैं? सनकी. उन्हें सनकी कहते हैं. ऐसा सोच के आप लोग मेरी तरफ मत देखिए, मगर सन की कहते हैं. तो से ये दैट इज सिनिक. लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए जो मतलब कुछ क्षण के लिए रुकने वाले को क्या कहा जाता है? दैट इज क्षणिक, इट्स मोमेंट्री. डेविएशन फ्रॉम अ डायरेक्ट कोर्स, किसी चीज से मुड़ जाना, डेविएट करना यानी कि मुड़ जाना, अपने विमुख हो जाना, उसे कहा जाता है दैट्स डिटूअर. दैट्स डिटूअर. एज ही प्रूव्ड इनएफिशिएंट द कंपनी, भाई ही प्रूव्ड इनएफिशिएंट तो कंपनी ने क्या करा? कंपनी ने उसे बाहर निकाल दिया. तो कंपनी एविक्टेड हिम, यानी कि बाहर निकालने को क्या कहा जाता है? द कंपनी एविक्टेड हिम. नहीं, evicted him या expelled him. भाई ये मैंने गलत बोला था. As he proved inefficient the company, मुझे ये evicted लग रहा था, ये evicted नहीं है, that's expelled.
क्योंकि एविक्टेड का मतलब होता है प्रॉपर्टी वगैरह से बाहर निकालना, तो इसी वजह से मैंने से कंपनी का सोचा था। मगर एक्सपेल्ड का मतलब होता है बलपूर्वक बाहर निकालना या किसी को बाहर निष्कासित करना, तो दैट विल बी एक्सपेल्ड। तो सही आंसर होगा एक्सपेल्ड। मोस्ट पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश एडवर्टीजमेंट्स एंड टेंड टू बिलीव द क्लेम्स मेड अबाउट द प्रोडक्ट। कि बहुत से लोग जो होते हैं ना एडवर्टीजमेंट्स पे बिलीव कर लेते हैं। कलरफुल, अग्रेसिव, एफिशिएंट, विगरस। अब आप ये देखिए कि एडवर्टीजमेंट्स होते कैसे। अग्रेसिव तो होगा उग्र, आक्रामक। एफिशिएंट का मतलब होता है कि भाई किसी चीज के लिए अच्छे, लायक। विगरस, फुल ऑफ एनर्जी। तो ये जो होता है दैट इज जो आपके एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरफुल एडवर्टीजमेंट्स। कलरफुल एडवर्टीजमेंट्स जो है वो टेंड टू बिलीव द क्लेम्स मेड अबाउट द प्रोडक्ट। द कॉस्ट ऑफ डैश इज राइजिंग रैपिडली इन दिस सिटी। कॉस्ट ऑफ क्या जो है बढ़ रही है, तो रहने की। द कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज राइजिंग रैपिडली इन दिस सिटी। द मीटिंग इज डैश द बिकॉज द फंड्स, the meeting is dash because the funds have not reached, that is put off। टाल दिया गया, टालने के लिए यूज किया जाएगा। the meeting is put off, मीटिंग को पुट ऑफ कर दिया गया है। It is dash if we can organize another exam this month, कि ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस मंथ भी एग्जाम जो है वो किया जा सकता है। तो it is unlikely if we can organize another exam this month. Now the next question is, he got a job 4 years। अब ये ध्यान से देख के अगर आप पढ़ें तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। थोड़ा सा जरा इसका फॉन्ट साइज ठीक कर लूं। He got a job 4 years, कि उसको जॉब जो है वो 4 साल पहले मिली। तो he got a job 4 years ago, 4 साल पहले। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसके साथ अगो लगा देंगे तो ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। Now the next question is, Bangalore is by the way a cosmopolitan city। by the way की जगह नहीं यहाँ पर होगा by and large, कि बेंगलोर जो है वो by and large एक cosmopolitan city है। तो यहाँ पर आएगा that's B, by and large a cosmopolitan city। मनी इज ओनली द मीन्स टू एन एंड। मनी जो है वो एक माध्यम है एक एंड के लिए। तो मनी इज ओनली अ मीन्स, मनी इज ओनली अ मीन्स जो होता है ना वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। वो तो डिपेंड करता है कि हम बात किसकी कर रहे हैं। जैसे दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो मीन्स जो है वो हमेशा एक सा ही यूज होता है। तो मनी इज ओनली अ मीन्स। The bullet struck a wall and was diverted from its course। कि बुलेट ने वॉल को स्ट्रक किया और उससे जो है उसका रास्ता बदल लिया। तो कोई भी इसमें गलती नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। तो दैट इज नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ इसका आंसर है नो इम्प्रूवमेंट। वी मस्ट नॉट बोस्टिंग ऑफ आवर अचीवमेंट्स। वी मस्ट नॉट, एक सबसे पहली बात ये मस्ट है, मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। बोस्ट अपने साथ प्रेपोजिशन लेता है ऑफ। तो इसका आंसर है सी, वी मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ आवर अचीवमेंट्स। कनन आस्क्ड मी टू टेल अ लाई बट आई डिडंट वांट। कि कनन आस्क्ड मी टू टेल अ लाई, कनन चाहता था कि मैं एक झूठ बोलूं मगर मैं नहीं। तो यहाँ पर ये अधूरा है, तो यह आएगा बट आई डिडंट वांट टू, बट आई डिडंट वांट टू। वी ईट, जब भी कभी हम पर्पस बताते हैं तो वो हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस बन जाता है। वी ईट वाई, हम क्यों खाते हैं, ताकि हम जी सके। सो दैट वी मे लिव, तो यहाँ कैन नहीं आएगा, यहाँ आता है मे। ही हैड हिज ब्रेकफास्ट बिफोर वी विजिटेड हिम। आप ये देखिए कि जो काम पहले हो गया, जो पास्ट इंडेफिनिट होता है वो प्रेजेंट से पास्ट में चलता है, और जो पास्ट परफेक्ट होता है वो पास्ट से पास्ट में चलता है। तो अब आप यहाँ ये देखिए, ये पास्ट इंडेफिनिट है और ये पास्ट परफेक्ट है। तो आप ये देखिए कि जब हम पहुंचे तो वो अपना ब्रेकफास्ट कर चुका था। तो ये हैड, तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट ही आ रहा है। तो भाई यहाँ पर आएगा ही हैड हिज ब्रेकफास्ट। तो यहाँ आएगा ही had his breakfast। Now the next question is, when the inspector of police said
said this, we knew whom he was eluding. So जब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस आया तो हम जानते थे वो किसकी ओर इशारा कर रहा है. तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ आएगा whom he was referring to. The doctor reassured that the operation was routine one. आप एक बात बताइए, अगर डॉक्टर reassure कर रहा है, यहाँ से the doctor reassured whom, किसको reassure कर रहा है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, इसलिए यहाँ आएगा the doctor reassured me that the operation was routine one. Now the next question is, choose the one which best expresses the meaning of the given word. जो चीज इसका सिनोनिम्स बताना है. सेंसर, सेंसर का मतलब होता है काट छाट, तो इसीलिए यहाँ पर आएगा क्रिटिसाइज, या जो है सेंसर नहीं, सेंसर वो काट छाट, सेंसर दैट इज क्रिटिसाइज, आलोचना करना. कंटेम्पलेशन का मतलब होता है सोचना, तो दैट इज मेडिटेशन. अड्यूलेशन का मतलब होता है तारीफ करना, तो दैट इज फ्लैटरी, सॉर्ट ऑफ. लग्जूरियंट का मतलब होता है कि बहुत ही भाई बहुत ज़्यादा होना, लग्जूरियंट होता है बहुत ज़्यादा, इसमें कहेंगे तो दैट इज लग्जूरियंट का है बहुत ज़्यादा, बहुत अथाह में जो होता है उसे लग्जूरियंट कहा जाता है, तो दैट इज अबंडेंट, बहुत ज़्यादा अथाह. कैंटेंकरस, कैंटेंकरस का मतलब होता है बहुत ही खराब व्यवहार वाला, लड़ाकू, झगड़ालू उसे कहा जाता है, तो इसके लिए हमारा आंसर जो है वो है दैट इज सी, क्वेरलसम. क्वेरलसम जो है झगड़ालू, उनके लिए यूज किया जाता है. चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग. क्वेश्चन नंबर 91. इसका मीनिंग देखिए कि यहाँ पर ये ऑपोजिट निकालने हैं, तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड है दैट इज ऑल्टरकेशन. ऑल्टरकेशन का जो ऑपोजिट है दैट इज कॉम्प्रोमाइज. ऑल्टरकेशन का ऑपोजिट है कॉम्प्रोमाइज. कोक्स, कोक्स का मतलब जो ये कोक्स जो क्या ऑपोजिट होगा आपका इसका, दैट विल बी डिसवेड. किसी को कोई काम करने के लिए मनाना कोक्स, किसी को कोई काम करने से मना करना, दैट इज डिसवेड. एरोडाइट, एरोडाइट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा मतलब पांडित्य प्रदर्शन करने वाला, एरोडाइट. तो इसका होगा जिसे बहुत ज्यादा ज्ञान हो एरोडाइट, जिसे बिल्कुल भी ज्ञान ना हो इग्नोरेंट. चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज. टू पुट अप विद, टू पुट अप विद का मतलब होता है झेलना, बर्दाश्त करना. पहले कभी पुट अप विद जो है वो कहाँ रहने के सेंस में यूज किया जाता था, वेयर डू यू पुट अप, तो आई एम पुट अप जो है जहाँ पे भी रहने के. आज भी स्पोकन इंग्लिश में पुट अप जो है वो रहने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अब पुट अप विद का मतलब होता है झेलना, बर्दाश्त करना, टॉलरेट. नाउ द नेक्स्ट वन इज ही वॉज टॉकिंग थ्रू हिज हैट. टॉकिंग थ्रू हिज हैट का मतलब होता है नॉनसेंस बात करना, बेकार की बात करना, दैट इज नॉनसेंस बात करना. टॉकिंग नॉनसेंस इज टॉकिंग थ्रू हिज हैट. अब ये एक आपका पैसेज है, इस पैसेज को और करवा रही हूँ. दैट इज छोटा सा पैसेज लिया है. जब भी कभी आपको पैसेज करना हो, आप पैसेज को करने से पहले पैसेज छोटा हो तो पैसेज पढ़ लीजिए, और पैसेज बड़ा हो तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए. तो मैं आप लोगों के लिए पहले क्वेश्चन पढ़ रही हूं. द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ द टर्म मॉडर्निटी स्नॉबरी इज, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, मॉडर्न मशीनरी इज गिविंग राइज टू द एक्सप्रेशन प्रोडक्शन इज आउटरनिंग कंजम्पशन मीन्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी मॉडर्निटी स्नॉबरी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंक्लूड्स पीपल टू. The production of most dispensable articles is necessary because it will. तो अब ये आप लोग को ये पता है कि ये जो पैसेज है इसमें इसी से संबंधित चीज दी गई है, मॉडर्निटी. अब कभी भी जब आप पैसेज पढ़ते हैं तो उसका वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग हिंदी में ना निकालें. अगर आप वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग हिंदी में निकालेंगे तो पैसेज में बहुत टाइम लगा देंगे. मॉडर्निटी स्नॉबरी दो नॉट एक्सक्लूसिव टू आवर एज. कुछ वर्ड्स के मीनिंग है जो मैं आपको बताती. स्नॉबरी मतलब सनक को बोला जाता है.
though not exclusive to our age, has come to assume an unprecedented importance. The reasons for this are simple and of a strictly economic character. Thanks to modern machinery, production is outrunning consumption. Organized waste among consumers is the first condition of our industrial prosperity. The sooner a consumer throws away the object he has bought and buys another, the better for the producer. At the same time, the producer must do his bit by producing nothing but the most perishable articles. तो here we come to know कि इस पैसेज में ये बताया गया है कि मॉडर्निटी स्नॉबरी का मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन है वो कंजम्पशन को आउटरन कर रहा है. पीपल आर बाइंग लाइक पागल्स, पीपल आर बाइंग थिंग्स लाइक क्रेजी, एंड ये एक उसके जो प्रोड्यूसर है उसके लिए भी ये चीज़ है कि वो ऐसी चीज़ें बनाए कि जो बहुत जल्द खराब हो, सो दैट पीपल मे बाय अनदर थिंग्स, जो है और चीज़ें जो है वो खरीदे. तो दिस इज द क्रक्स ऑफ द पैसेज. अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. The best definition of the modernity snobbery is, अब इसमें हमें पैसेज में क्या देखने को मिला? Better status for those who are up to date, those who are modern get more respect, paying too much attention to use things of the latest design, giving undue attention to social. मॉडर्निटी स्नॉबरी का मतलब ही होता है पेइंग टू मच अटेंशन टू यूज थिंग्स ऑफ द लेटेस्ट डिजाइन, कि नई से नई चीजों को यूज करना, दैट इज मॉडर्निटी स्नॉबरी. अब जैसे हम मोबाइल फोन्स के बारे में कह सकते हैं, कितना ही अच्छा मॉडल क्यों ना हो, 1 महीने बाद दिल से उतर जाता है. अमीर लोगों के दिल से, अमीर लोगों के, गरीब लोगों के दिल से नहीं. According to the author, modern machinery is giving rise to, कि author के according modern machinery किस चीज को जो है वो जन्म दे रही है? More markets, variety to the consumer, more waste या industrial prosperity. तो ये जो author के हिसाब से है modern machinery किस चीज को जन्म दे रही है? तो modern machinery जो है more waste चीजों को तो जो मॉडर्न मशीनरी है वो मोर वेस्ट को जन्म दे रही है. Now the next question is, the expression production is outrunning consumption means, कि production is outrunning consumption का मतलब है production is in excess of consumption. Production and consumption are running close to each other. Production is falling short. Consumption is much more than production. प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, कंजम्पशन इतना नहीं है. तो ये इसका है कि भाई प्रोडक्शन इज आउटरनिंग कंजम्पशन का मतलब ही है प्रोडक्शन इज मोर, कंजम्पशन इज लेस. लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनाई जाती हैं कि लोग उन नई नई चीज़ों को खरीदें. For industrial prosperity, modernity snobbery is important because it includes people too. अगर industrial prosperity चाहिए तो modernity snobbery जरूरी है. क्यों? Buy articles which are perishable, discard old things for new ones, buy only the most expensive articles, help in the production of duplicate. Buy articles. भाई modernity snobbery is important because it includes, यहाँ पर देखिए मॉडर्निटी स्नॉबरी है डिस्कार्ड ओल्ड थिंग्स फॉर न्यू वंस. कि मॉडर्निटी स्नॉबरी का है कि भाई आप पुरानी चीजें छोड़ते जाएं और नई चीजें खरीदते जाएं, उसे मॉडर्निटी स्नॉबरी जो है वो कहा जाता है. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, बड़ी मुश्किल से 100वें क्वेश्चन तक पहुंची हूँ, रुक के बीच में खास के. द प्रोडक्शन ऑफ मोस्ट डिस्पेंसेबल आर्टिकल्स इज नेसेसरी बिकॉज इट विल, कि प्रोडक्शन मोस्ट डिस्पेंसेबल आर्टिकल्स का क्यों जरूरी है? अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, कीप द फैक्ट्रीज वर्किंग, सेटिस्फाई द इमीडिएट, कंपेल द कस्टमर्स टू गो इन. इट विल कंपेल, जो मोस्ट डिस्पेंसेबल आर्टिकल्स क्यों जरूरी है? क्योंकि ये कंपेल करेंगे कस्टमर्स को कि नए नए आर्टिकल्स जो है वो खरीदें. और इसी के साथ आज का अपना अध्याय मैं यहीं समाप्त करती हूँ. आई होप कि ये 100 क्वेश्चंस कितनी देर में हुए हैं? 43 मिनट्स में, रिकॉर्ड 43 मिनट्स में 100 क्वेश्चन कराए हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे. बीच में खांसते पानी पीते पीते, तब बीच में मैंने क्लास को थोड़ी देर पॉज किया है जब मेरे से बोलने में बहुत तकलीफ हो गई. और बस, और मुझे कुछ नहीं कहना. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय, गुड नाइट.